Hello students, today we are going to discuss the question answers of the chapter How to Tell Wild Animals. So here is your first question. Does dine really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? यानी कि ये जो वर्ड डाइन है ये क्या सच में लायन के साथ राइम बना रहा है? क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये राइम बन जाए? तो बच्चों देखो ये जो डाइन वर्ड है ना ये लायन के साथ राइम नहीं बना रहा है। और ये जो डी वाई आई एन है ना ये एक्चुअली है डी वाई आई एन जी यानी कि डाइन को डाइन लिखा गया है। कभी इस तरह डाइन लिखकर इस वर्ड को ना लाइन के साथ काफ़ी हद तक राइम बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक्चुअली बन नहीं पाया है। और अगर हम इसे राइम बनाना चाहे तो हमें लायन वर्ड को लाइन लिखना पड़ेगा, तो शायद ये काफ़ी हद तक राइम बन सकता है। तो इसका आंसर में लिखोगे नो डाइन डज नॉट राइम विथ लायन। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट एज लाइन, then it may rhyme with the word dine. Now question number 2, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? यानी कि पोएट ने हमें पोएम में लायन और टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से बताया है। तो बच्चों देखो कवि के अनुसार अगर आप लोग ईस्ट के जंगलों में जाते हो और वहाँ पे आपके सामने कोई बड़ा आकार का पीले भूरे रंग का जानवर आ जाता है और वो आप पर दहाड़ता है तो जानना वो एशियाटिक लायन है। ठीक इसी तरह अगर कोई जानवर दिखाई देता है जिसके पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स यानी कि काले रंग की धारियां हों और वो आके खा ले तो समझ लेना वो बंगाल टाइगर था। तो इसके आंसर में लिखना द पोएट सेज दैट यू कैन आइडेंटिफाई एशियन लायन व्हेन यू आर इन जंगल्स ऑफ द ईस्ट एंड लार्ज टैवनी कलर बीस्ट कम्स टुवर्ड्स यू एंड रोर्स एट यू व्हाइल यू आर डाइंग। द बंगाल टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बॉडी। The poet humorously says that you can notice these streaks if the tiger does not eat you fast. Now question number 3. Do you think the words left and leap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? यानी कि जो पोएम का थर्ड स्टांजा है यहाँ पे जो वर्ड एल ई पी टी एंड एल ई पी लिखा हुआ है क्या ये करेक्टली लिखा हुआ है? फिर पूछ रहा है पोएट ने पोएम में इस तरह से क्यों लिखा है। तो बच्चों देखो ये जो एल ई पी टी और एल ई पी लिखा है ये दोनों गलत है। एल ई पी टी का एक्चुअल वर्ड है एल ई ए पी टी और एल ई पी का एक्चुअल होगा क्या एल ई ए पी। ये इन दोनों के एक्चुअल स्पेलिंग्स है और पोएट ना वर्ड में इस तरह से चेंजेस इसलिए करते हैं ताकि वो पोएम में ना एक रिदम को मेंटेन करके रख सके। और उनके पास ना इस चीज़ का लाइसेंस भी होता है जिसको हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो इसके आंसर में लिखना नो द वर्ड्स एल ई पी टी एंड एल ई पी आर नॉट यूज्ड इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म हियर। The poet intentionally uses LEP instead of the normal word LEAP. Similarly, LEPT instead of LEAPT. He does this to create rhythm and to make the poem sound funny. Now question number 4. Do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug such as bear are thought to give. As they attack you, again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? तो बच्चा ये पूछ रहा है ये बियर हो क्या होता है तुम्हें पता है? और फिर कह रहा है जैसे हैनाज हंसते हुए आते हैं और क्रोकोडाइल्स के आंखों से आंसू निकलते हैं जब वो अपने शिकार को निगल लेते हैं। कैसे टाइप के कुछ सिमिलर एक्सप्रेशन और पॉपुलर आइडियाज तुम्हें पता है? बच्चों देखो बियर हॉग का मतलब होता है ना जब बियर अपने हाथों से जोर से अपने शिकार को जकड़ लेता है। और हमारे पास ऐसे ना बहुत सिमिलर एक्सप्रेशन और पॉपुलर आइडियाज़ है अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, जैसे हम हिंदी में कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आस्तीन का सांप, ये सब वगैरह। तो इसके आंसर में लिखना ए बियर हग मीन्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हग। द एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द पॉपुलर आइडिया दैट ए बियर अटैक्स बाय होल्डिंग इट्स विक्टिम टाइटली। There are indeed similar expressions and popular ideas about wild animals in every language. For example, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आस्तीन का सांप। Now question number 5. Look at the line a novice might nonplus. How do you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? तो बच्चों देखो यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ए नोवाइस माइट नॉनप्लस, इसको हम करेक्टली कैसे लिख सकते हैं? और पोएट ने ये लाइन को इनकरेक्टली तो लिखा है लेकिन ये पोएम में करेक्ट कैसे लग रहा है? तो बच्चों देखो नोवाइस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी एक्सपीरियंस ना हो, यानी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति। और नॉनप्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो ये लाइन को अगर हम करेक्टली लिखेंगे तो ये होगा ए नोवाइस माइट बी नॉनप्लस्ड। लेकिन कवि ने माइट नॉनप्लस लिखा है क्योंकि इससे कविता का रिदम और राइम बेहतर बना रहे और लाइन ज़्यादा मज़ेदार लगे। सो इसका आंसर में लिखना द लाइन कुड बी रिटन मोर कन्वेंशनली आज ए नोवाइस माइट बी नॉनप्लस्ड।
The poet uses might nonplus instead of the conventional expression might be nonplussed because it helps maintain the rhythm and rhyme of the poem. It also makes the line sound unusual and humorous. Now question number 6. Can you find other example of poet taking liberties with language either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poem in your own language? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है ह्यूमरस पोएम का तुम्हारे लैंग्वेज में? तो बच्चों देखो ऐसा ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पोएट ऐसे लिबर्टी यानी कि फ्रीडम को अपने लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं और इसी चीज़ को ना पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है जिसको यूज करके पोएट एक पोएम में ना रिदिम बना के रखते हैं यानी कि राइमिंग रिदिम बना के रखते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ प्रेस्ट PRESSED को PREST लिखते हैं ताकि वो ब्रेस्ट के साथ एक रिदिम बना ले। जैसे लाइन देखो ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो यहाँ पे जो माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट है यहाँ पे एक्चुअल वर्ड होना चाहिए PRESSED लेकिन यहाँ पे PREST इसलिए लिखा गया है ताकि ये ब्रेस्ट के साथ एक रिदिम इफेक्ट बना सके। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।